हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और साथ में पाथ डिफरेंस निकाल चुके हैं ब्राइट फ्रिंज के लिए और साथ में किसके लिए, डार्क फ्रिंज के लिए। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे माइकलसन इंटरफेरोमीटर के अंदर जो फ्रिंजेस बनती है उनकी रेडियस को डिटरमाइन किया जाता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपको मैं ये टॉपिक इस तरीके से पढ़ाऊंगी कि लेक्चर के एंड तक आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो बस आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो अब स्टार्ट करते हैं कैसे डायमीटर निकालते हैं। देखिए, हम ये मान के चलते हैं कि जब माइकलसन इंटरफेरोमीटर होता है, आपको पता है कि बीम स्प्लिटर के थ्रू हमें दो लाइट बीम मिलती है, एक ट्रांसमिटेड और एक होती है रिफ्लेक्टेड। और जब दोनों लाइट बीम अपने अपने पर्टिकुलर मिरर से स्ट्राइक होकर वापस रिफ्लेक्ट बैक होती है तो किसी पॉइंट पर ये क्या करती है, इंटरफेरेंस पैटर्न शो करती है, हमें फ्रिंजेस दिखाई देती है। हम मान के चलते हैं कि जो फ्रिंजेस का पैटर्न हमें दिख रहा है वो कुछ इस तरह का दिख रहा है और सेंटर पर जो फ्रिंज मिल रही है वो हमें कौन सा मिल रहा है, डार्क फ्रिंज मिल रही है। ठीक है, सेंटर पर डार्क, फिर ब्राइट, डार्क, ब्राइट, डार्क, ब्राइट, इस तरीके से हमें फ्रिंजेस मिल रही है। ठीक है, इस तरीके से जो हमको पैटर्न मिला है, इस पैटर्न के अंदर जो nth ऑर्डर की डार्क फ्रिंज हमें सेंटर पर मिल रही है या कोई भी nth ऑर्डर की डार्क फ्रिंज अगर हमें मिल रही है तो उसके लिए पाथ डिफरेंस की क्या कंडीशन होगी। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, कंडीशन फॉर nth ऑर्डर डार्क फ्रिंज, कंडीशन फॉर nth ऑर्डर डार्क फ्रिंज विल बी, क्या हो जाएगी आपके पास में, हम क्या कह सकते हैं, हमने निकाली थी कंडीशन डार्क फ्रिंज के लिए। कंडीशन हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि कैसे हमने डिटरमाइन की थी। अगर आपने नहीं पढ़ी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक शेयर कर दूँ, आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। तो क्या निकल के आई थी, 2d cos थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। अब अगर मैं सेंटर की बात करूं, आप देखो बच्चों ध्यान से समझना, सेंटर पर जो ये इंक्लाइनेशन एंगल है थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। आप लोगों को दिख रहा होगा सेंटर पर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो मैं कह सकती हूँ एट सेंटर, अगर मैं सेंटर पे डार्क फ्रिंज की बात करूं तो थीटा इक्वल्स टू 0 और cos 0 कितना होता है, 1। यानी कि हमारे पास में जो ये इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दूं तो हमारे पास में हो गई 2d इज इक्वल्स टू n लैम्डा, इक्वेशन नंबर 2। और ये इक्वेशन बन के आ जाएगी सेंटर के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम सेंटर से दूर बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम सेंटर से दूर बढ़ते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं थीटा की वैल्यू जो है वो बढ़ती चली जाएगी। ध्यान से समझिएगा मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। जैसे जैसे हम सेंटर से फ्रिंज जो है वो दूर होती चली जाएगी, वैसे वैसे जैसे जैसे हम सेंटर से दूर बढ़ रहे हैं थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, और थीटा की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो मैं क्या कह सकती हूँ, ऑन मूविंग अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से मैं अवे जाती हूँ तो क्या होता है, तो हमारे पास में थीटा की वैल्यू बढ़ती है और ऑफ कोर्स कॉस थीटा की वैल्यू कम होती है। कॉस थीटा की वैल्यू कम हो रही है यानी ऑर्डर ऑफ जो फ्रिंज है, ऑर्डर ऑफ फ्रिंज यानी n, उसकी वैल्यू भी क्या हो रही है, कम। ये आपको कैसे समझ आएगा मैं आपको बताती हूँ। देखिए इसे ध्यान से समझना। मान के चलो टोटल हमारे पास में 5 फ्रिंजेस बन रही है। टोटल कितनी फ्रिंज बन रही है, 5। मैं मान के चल रही हूँ माइकलसन इंटरफेरोमीटर में टोटल 5 फ्रिंज, ये हो गई 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 फ्रिंज बन रही है। ठीक है, मैं आपको ये कह रही हूँ कि हम जैसे जैसे सेंटर से दूर जाते हैं ऑर्डर ऑफ फ्रिंज कम होता है। मतलब अगर टोटल 5 फ्रिंज बन रही है तो 5th ऑर्डर की फ्रिंज कौन सी है, सेंटर वाली फ्रिंज कौन सी है, 5th ऑर्डर की। इसके बाद सेंटर से अवे जाएंगे ये 4th, उसके बाद ये 3rd, इसके बाद ये 2nd और ये 1st। ये मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि सेंटर से जब हम अवे चलते हैं थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू कम हो रही है, साथ में ऑर्डर ऑफ फ्रिंज भी कम हो जाता है माइकलसन इंटरफेरोमीटर के अंदर। और अब मैं आपको बोलूं कि मुझे ये बताइए कि सेंटर से अगर मैं 3 फ्रिंज आगे गई तो मुझे कौन से ऑर्डर की फ्रिंज मिलेगी। देखिए 3 फ्रिंज आगे गई सेंटर से, 1 2 3, यानी मुझे कौन से ऑर्डर की फ्रिंज मिली, 5 - 3 इज इक्वल्स टू 2nd ऑर्डर की मुझे क्या मिल जाएगी, फ्रिंज। ये बहुत बेसिक है, इसको मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आगे डेरिवेशन में ये हमारे काम आने वाला है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि हम सेंटर से 4 फ्रिंज आगे गए, मतलब हम कौन से ऑर्डर की फ्रिंज पे गए, 5 - 4, मतलब हम फर्स्ट ऑर्डर की फ्रिंज पे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप एक बार इसको देख लो, मैं इसको हटाती हूँ और आगे फिर हम डेरिवेशन को समझते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, इसको मैं हटा देती हूँ। ओके, तो
तो इस तरीके से मैं क्या कह सकती हूँ, मैं कह सकती हूँ ऑन मूविंग अवे फ्रॉम द सेंटर थीटा इंक्लाइनेशन एंगल जिसको कहते हैं वो बढ़ रहा है, कॉस थीटा कम, ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस क्या हो रहा है हमारे पास में वो भी कम होता चला जा रहा है। यानी सेंटर पर, एट सेंटर, सेंटर पर हमें क्या मिलती है, सेंटर पर हमें मिलती है हाईएस्ट ऑर्डर की फ्रिंज, हाईएस्ट ऑर्डर की जो फ्रिंज है वो हमें कहाँ मिलती है, सेंटर पर मिलती है। ठीक है, ये वाली बात आप लोगों को आई होप समझ में आ गई होगी कि जैसे जैसे हम सेंटर से अभी मूव करते हैं तो हमारे पास में थीटा बढ़ रहा है, कॉस थीटा कम हो रहा है, ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस भी कम हो रहा है, सेंटर पर हाईएस्ट ऑर्डर की हमें क्या मिल जाएगी, फ्रिंज। अगर मैं बात करूं कि ऑन मूविंग m number of fringe away from center, अगर मैं m number of fringe away चलूंगी सेंटर से तो the order of fringe मैंने आपको अभी भी बताया था, ऑर्डर ऑफ फ्रिंज हमारे पास में क्या हो जाएगा, हमारे पास में n-m। अगर हम सेंटर से m नंबर ऑफ फ्रिंज आगे चल रहे हैं तो मैंने आपको बताया था अगर टोटल n फ्रिंजेस बन रही है और m फ्रिंज आगे चल रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ फ्रिंज क्या हो जाएगा, n-m। ठीक है, और ये जो n-m ऑर्डर की फ्रिंज हमें मिल रही है, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट बी पे हम निकाल रहे हैं और ऑर्डर कितना है इस फ्रिंज का, n-m, और ये फ्रिंज जो है वो हमारे पास में जो एंगल है टेलीस्कोप की एक्सिस के साथ इंक्लाइनेशन एंगल वो कितना बना रही है, थीटा n। तो क्या इक्वेशन निकल के आएगी, इक्वेशन हो जाएगी 2d cos थीटा n इज इक्वल्स टू n-m ऑर्डर की हमारे पास में फ्रिंज है लैम्डा। आगे सॉल्व करें, आगे हम इसको, ये इक्वेशन नंबर 3, और अगर मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन नंबर 3 को क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर हमारे पास में 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर किसमें से कर दूं मैं, 2 से, तो क्या हो जाएगा d माइनस 2d cos थीटा n इज इक्वल्स टू n लैम्डा माइनस n माइनस m लैम्डा। ठीक है, आपको समझ आ ही गया होगा। आगे आप इसको सॉल्व कर लो, 2d कॉमन ले लिया, 1 माइनस कॉस थीटा n इज इक्वल्स टू, और ये n लैम्डा माइनस n लैम्डा, ठीक है, और ये प्लस m लैम्डा, n लैम्डा से n लैम्डा हो गया कैंसिल आउट। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, आप इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं इसको ऊपर से पूरा हटा रही हूँ, आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लो क्योंकि मैं अभी इसको हटाने वाली हूँ। ओके, चलिए मैं इसको यहाँ से हटाती हूँ, ये आपको समझ में आ ही गया होगा पूरा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम अपने पास में क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा n इज इक्वल्स टू m लैम्डा अपॉन 2d। ओके, ये हमारे पास में हो गई इक्वेशन नंबर, मैं इसको नाम दे सकती हूँ कौन सी, 4। ठीक है, और इस इक्वेशन को आगे अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगी, cos थीटा n इक्वल्स टू, cos थीटा n इज इक्वल्स टू 1 माइनस m लैम्डा अपॉन 2d। ठीक है, ये आ गई हमारे पास में इक्वेशन नंबर 5। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल नजर आ रहा है सभी को ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं cos थीटा n की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, cos थीटा n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू अगर मैं बात करूँ, ये रहा बेस, d हाइपोटेनियस क्या हो गया, अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर। दिख रहा है हाइपोटेनियस आपको, निकल ही जाएगा आर एन स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये आपके पास में क्या निकल के आ गई, cos थीटा n की वैल्यू। मैं लिख दूँ यहाँ पे फ्रॉम कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है, ओ ए बी, इससे हमारे पास में cos थीटा n इक्वल्स टू हो गया d अपॉन अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या लिख सकती हूँ आगे फर्दर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर, इसको मैं 6 नाम दे दूँ, तो हमारे पास में इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 सॉल्व आप कर ही लोगे, दोनों को इक्वल कर दे तो क्या हो गया, d अपॉन अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस एम लैम्डा अपॉन 2d। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसे मैं नीचे यहाँ से हटा देती हूँ। आगे इसको फर्दर सॉल्व करें तो d अपॉन अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
2d माइनस एम लैम्डा अपॉन 2d। मैं बोथ साइड पे स्क्वायर कर दूँ तो ऑन स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर कर दे तो टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2d माइनस एम लैम्डा का होल स्क्वायर अपॉन 4d स्क्वायर। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको यहाँ से हटा देती हूँ, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा डायग्राम। ठीक है, आगे अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए आगे अब हम, आपको आ गया होगा समझ में, डी स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, डी स्क्वायर इंटू 4d स्क्वायर अपॉन 2d माइनस एम लैम्डा का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे मैं इसको फर्दर करूँ तो डी स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर इक्वल्स टू, मैं इसको लिख सकती हूँ 2 स्क्वायर इंटू 4d स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे 2d है, स्क्वायर है तो मैं इस 4d स्क्वायर को अगर बाहर कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस एम लैम्डा अपॉन 2d और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, आगे फर्दर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर इक्वल्स टू 4d स्क्वायर से 4d स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ भी इस टर्म को हम क्यों लें, यहाँ आप लेना चाहते हैं तो एक बार लिख लेते हैं, डी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एम लैम्डा अपॉन 2d का होल स्क्वायर। मैं इधर ले जाऊँ, मुझे आर एन स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो हो गया डी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एम लैम्डा अपॉन 2d का होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये मेरे पास में आ गया। ठीक है, आगे फर्दर मैं इसको ब्रैकेट लगा दूँ तो आगे फर्दर इसे सॉल्व करें, आर एन स्क्वायर इक्वल्स टू, मैं डी स्क्वायर को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास में हो गया 1 अपॉन 1 माइनस एम लैम्डा अपॉन 2d। ठीक है, पूरे पे है स्क्वायर माइनस 1। ओके, आगे आर एन स्क्वायर इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकती हूँ, डी स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस एम लैम्डा अपॉन 2d। ठीक है, -2 माइनस 1 हमारे पास में हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बाइनोमियल थ्योरम को यहाँ पे देखें, बाइनोमियल थ्योरम तो क्या हो जाती है, 1 प्लस और x की पावर n इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 1 प्लस एन एक्स डैश 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 प्लस। ठीक है, ये हमारे पास में चलता है, लेकिन कंडीशन हमारे पास में क्या होती है, x की वैल्यू जो है वो बहुत ही कम होनी चाहिए, किससे, 1 से। तो यहाँ पे इस बाइनोमियल थ्योरम को अगर मैं अप्लाई कर दूँ किसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर, तो इसे मैं यहाँ से देखिए हटा देती हूँ अब। ठीक है, ये हमारी किसी काम का नहीं है, अब मैं इसको हटा देती हूँ। तो ऑन अप्लाइंग, तो ऑन अप्लाइंग इसके अंदर मैं अपना अप्लाई करती हूँ तो क्या हो जाएगा, आर एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर 1 प्लस 2 एम लैम्डा अपॉन 2d। ठीक है, और साथ में हमारे पास में प्लस डैश डैश डैश, और ये हमारे पास में -1 आप लोगों को दिख ही रहा है। ये +1 से -1 हो गया कैंसिल आउट, तो आर एन स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर, और साथ में हमारे पास में 2 एम लैम्डा अपॉन 2d, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आर एन इक्वल्स टू हो गया हमारे पास में √d स्क्वायर एम लैम्डा अपॉन d। ये हमारे पास में पूरा √ है। इस पे आगे मैं लिखूँ तो आर एन इक्वल्स टू डी एम लैम्डा अपॉन, मैं लिख सकती हूँ d और √m लैम्डा अपॉन d, ये निकल के आ जाती है रेडियस की वैल्यू। किसके लिए निकल के आ जाती है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर के अंदर जो फ्रिंजेस बन रही है उसके लिए। तो आपको ये ध्यान रखना, और यहाँ पे हमें साफ पता चल रहा है कि जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, √लैम्डा यानी वेवलेंथ के स्क्वायर रूट के, और जो हमारे पास में रेडियस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, √, हमारे पास में d, स्मॉल d हमारे पास में डिस्टेंस बिटवीन मिरर m1 और जो हमारे पास में मिरर m2 था, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। यानी अगर आपने, मैं इसको यहाँ से एक बार हटाती हूँ, यानी ये बोलता है कि अगर आपने, ये मिरर था हमारे पास में m1 और यहाँ पे वर्चुअल इमेज बन रही थी मिरर m2 की, आपको याद आ गया होगा, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, आपने नहीं पढ़ा तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लो। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल d। अगर ये डिस्टेंस हमारे पास में जैसे जैसे कम होती चली जाएगी वैसे वैसे रेडियस क्या है, वैसे वैसे रेडियस जो है
वो बढ़ती चली जाएगी। ओके, डिस्टेंस की वैल्यू, जो ये डिस्टेंस होती है दोनों मिरर के बीच में, अगर इस वैल्यू को हम क्या करते जाते हैं कम, तो रेडियस की वैल्यू, जो फ्रिंजेस की रेडियस है वो हमारे पास में क्या है, बढ़ती जाएगी और आपको एकदम साफ क्लियर फ्रिंजेस की रेडियस दिखाई देगी, जिनको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये डिस्टेंस जो है मिरर्स के बीच में वो क्या होती चली जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो रेडियस की वैल्यू कम हो जाती है। तो इस तरीके से निकल के आती है रेडियल। किसके लिए रेडियस निकल के आ रही है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर में बनने वाली फ्रिंजेस के लिए, सर्कुलर फ्रिंजेस जो हमारे पास में बन रही है जब मिरर M1 और M2 जो है वो परफेक्टली एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, या मिरर M1 और M2 डैश जो इसका वर्चुअल इमेज है वो एक दूसरे के परफेक्टली क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। आप इसे प्लीज तब तक पढ़ के और कैसे रेडियस निकल के आई सीख लीजिए। थैंक यू सो मच।